Hello everyone, Assalamu alaikum. I believe you all will be doing good. Welcome to this another lecture for the budget. Lecture start करने से पहले I would like to tell you guys कि a lot of you guys have approached me regarding the classes and all that stuff. So basically मैंने जो है वो वन ऑन वन ऑनलाइन जो है वो जूम क्लासेस अरेंज की हैं फॉर एनीबडी जो इंटरेस्टेड है टू वर्क ऑन प्रैक्टिस सेशंस एंड extensive mock practice and like question practice because जो lectures मैं आपको provide कर रहा हूँ these basically cover the theoretical section, right? So if someone want to work with me by solving, और अगर वो चाह रहे हैं कि वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, वो मॉक्स प्रैक्टिस करें, एक्सटेंसिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी जो वीक एरियाज हैं उनको इम्प्रूव करें, या अगर उनको एक्स्ट्रा explanation जो है वो चाहिए, so they can definitely contact me and I will be arranging one-to-one classes for them. So currently I'm working on BT की classes, MA की classes, then financial accounting की classes as well, law की classes हैं, and in a coming day or two I will also be arranging the skills classes for December 2025 attempt, जिसमें टैक्स है, पीएम है, F7 और ऑडिट सो फार जो है मैं उनकी क्लासेस भी अरेंज करूंगा. सो इफ समवन वांट्स टू proceed with the classes, so they can definitely let me know. अच्छा, अब हम बात करते हैं बजट के बारे में. तो हम जो सीरीज चल रही थी इसमें मैंने दो लेक्चर्स इंट्रोडक्शन टू बजट के जो है वो पोस्ट कर दिए हैं. मैंने कैश बजट के बारे में आपको बताया जो इससे पहले वाला लेक्चर था. आज हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे दैट इज बजटरी प्रोसेस के बारे में. बजटरी प्रोसेस कहते हैं कि बजट कैसे बनता है, राइट? इसको हम बिल्कुल ना बेसिक से देखते हैं. बहुत आसान सी बात है ये, जल्दी जल्दी हम इसको कवर अप कर लेंगे. सबसे पहले एक कंपनी जो है वो मिशन स्टेटमेंट बनाती है. अब मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? मिशन स्टेटमेंट बेसिकली कंपनी की एक कंसाइज स्टेटमेंट होती है. कंसाइज स्टेटमेंट दैट टेल्स दैट concise statement that tells why company exists, right? एक ये बात है कि कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, व्हाट कंपनी डू, कंपनी क्या करती है, एंड व्हाट कंपनी डू, एंड टेल्स अबाउट ऑपरेशन एंड यस ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. ओके. सो मिशन स्टेटमेंट बेसिकली जो है वो आपको क्या बताती है? मिशन स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि एक कंपनी क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका क्या रीजन है एग्जिस्टेंस का, वो किस चीज के बारे में किस चीज पर वो काम कर रही है, या उसके ऑपरेशंस क्या हैं. तो आप एक कंसाइज स्टेटमेंट में उसको एक्सप्लेन करते हो, तो आप मिशन स्टेटमेंट उसको कहा जाता है. मिशन स्टेटमेंट याद रखिएगा कि एक लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट होती है जो कि कंपनी की लेट्स से 15-20 इयर्स विजन जो है वो बता रही होती है. अब विजन और मिशन थोड़ा रिलेटेड है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल एट द मोमेंट. आपने बस सिर्फ ये याद रखना है मिशन स्टेटमेंट क्या होती है. सबसे पहले कंपनी मिशन स्टेटमेंट बनाएगी जो कंपनी के मिशन के बारे में बताती है, बताती है कि वाई कंपनी एग्जिस्ट, राइट? अब मिशन स्टेटमेंट जब बन जाती है तो मिशन स्टेटमेंट बनने के बाद कंपनी जो है वो स्ट्रैटेजी बनाती है, एंड स्ट्रैटेजी बेसिकली उस मिशन स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस लेट्स से कि आपने एक मिशन स्टेटमेंट बनाई है फॉर अराउंड 20 इयर्स. अब आपने मिशन स्टेटमेंट बनाई है कि माई कंपनी या लेट्स से एबीसी कंपनी वांट्स टू बिकम द लीडिंग कंपनी इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, राइट? और वो आपने बोला कि ओवर द नेक्स्ट 20 इयर्स या लेट्स से चलो बाय 2040 द कंपनी विल बी द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. तो कुछ भी आप मिशन स्टेटमेंट बना सकते हो, राइट? सो वो जो मिशन स्टेटमेंट है क्योंकि देखो अब 2025 चल रहा है, आपने 2040 तक की स्टेटमेंट बना दी, तो अराउंड 15-20 इयर्स जो भी आपने इसकी स्टेटमेंट बनाई है दैट इज मिशन स्टेटमेंट, राइट? अब इस 20 इयर्स या 15 इयर्स की जो मिशन है इसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा 10 इयर्स या 5 इयर्स में, कि हमने सबसे पहले 5 इयर्स में क्या करना है, द नेक्स्ट फेज क्या होगा, द नेक्स्ट फेज क्या होगा. अब देखो आपने देखा होगा ये बहरिया, अगर मैं पाकिस्तान की एग्जांपल दूं तो बहरिया टाउन
Everyone knows about it, right? So what does the barrier down phase one, phase two, phase three means? कि phase one was the first initiative, वो complete हुआ, then phase two was launched, then phase three was launched, right? So इसी तरीके से आपकी जब मिशन स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उस मिशन स्टेटमेंट को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज में डिवाइड कर दिया जाता है कि स्ट्रैटेजी वन इज इंक्रीज द सेल्स, स्ट्रैटेजी टू इज cost differentiation, strategy 3 is innovation, strategy 4 is मार्केटिंग। सो इस तरीके की स्ट्रैटेजीज आपने अपनी कंपनी में लेके आनी होती है। तो याद रखना कि मिशन स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है स्ट्रैटेजी में, स्ट्रैटेजी को फर्दर ब्रेक डाउन कर दिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में, ऑब्जेक्टिव्स आपके एम्स भी होते हैं, आपके टारगेट्स भी होते हैं, राइट। सो आपने जो 5 ईयर्स, जो आपका 20 ईयर मिशन था उसको 5 ईयर 4 स्ट्रैटेजीज में कन्वर्ट कर दिया, और अब आपकी जो 5 ईयर की स्ट्रैटेजी है उसको आपने ईयरली या एनुअल बेसिस पर अपने ऑब्जेक्टिव्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आई होप तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब याद रखिएगा ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे ये एनुअल बेसिस पे भी हो सकते हैं, ये क्वार्टरली बेसिस पे भी हो सकते हैं, ये डेली बेसिस पे भी हो सकते हैं, उसकी डिटेल पे भी हम बात करेंगे, राइट। सो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, आपने एक बात याद रखनी है कि ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, राइट। आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए? आपके ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए। ये आपने पहले भी इसको कवर अप किया होगा अपने प्रीवियस सब्जेक्ट्स में एज वेल। सो व्हाट डज द वर्ड स्मार्ट मींस? एस मींस स्पेसिफिक, एम मींस measurable, A means achievable, and R means relevant, and T means timely, या टाइम बाउंड हम कह देते हैं, ज्यादा सुटेबल होगा टाइम बाउंड। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी स्मार्ट। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, दे शुड स्पेसिफिकली फोकस ऑन अ सिंगल पॉइंट एट अ स्पेसिफिक टाइम, राइट। एक खास टाइम में वो एक खास चीज पर ही फोकस करते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक बहुत ही जेनेरिक ऑब्जेक्टिव सेट कर दो कि वी वांट टू इंक्रीज सेल्स। कैसे करोगे भाई इंक्रीज सेल्स? किस प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करनी है, कितने परसेंट से इंक्रीज करनी है, कब इंक्रीज करनी है, कितने टाइम में इंक्रीज करनी है? देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो स्पेसिफिक का मतलब है कि यू नीड टू बी स्पेसिफिक एंड यू नीड टू टेल कि आप किस चीज के बारे में क्या बात कर रहे हो, एंड एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वो वेग ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। measurable अगेन कि आई वांट टू इंक्रीज माय सेल्स फ्रॉम सॉरी by 10% in the coming 4 years. So that increase by 10% is something measurable और ये achievable भी होनी चाहिए, right? It should be relevant to your mission. आपके जो objectives हैं वो आपकी strategy and mission से relate करने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका mission जो है वो leading business बनने का है और आप जो है वो objective set कर रहे हो कि I want to hire 50 employees, I want to hire 20 employees, तो वो बड़ा ही irrelevant objective हो जाएगा, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं दे शुड बी रेलेवेंट टू योर मिशन स्टेटमेंट। टाइम बाउंड का मतलब है कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम कैटेगरी जरूर होनी चाहिए, टाइम रेंज होना चाहिए, टाइम ब्रैकेट होना चाहिए। अनलिमिटेड टाइम में कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, राइट। आपको टाइम दिया जाता है कि ओके यू, आपके पास 3 मंथ्स हैं, आपने 3 मंथ्स में एसएससी का एक पेपर कंप्लीट करना है, तो वो टाइम बाउंड हो जाते हो आप, राइट। सो यू नो कि भाई इस ये अटेम्प्ट मेरी जाया हो गई तो नेक्स्ट अटेम्प्ट 3 महीने बाद आएगी, तो आप उस टाइम को कंसिडर करके अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, राइट। सो इन अ क्रक्स आपने याद रखना है कि आपकी सबसे पहले कंपनी मिशन स्टेटमेंट बनाती है। मिशन स्टेटमेंट के बनाने के बाद आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म होती है बट लेस देन लॉन्गर एज कंपेयर टू मिशन स्टेटमेंट। देन स्ट्रैटेजी को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब है आपके एम्स एंड टारगेट्स। ऑब्जेक्टिव्स आपके स्मार्ट होने चाहिए, that is specific, measurable, achievable, relevant and time bound, okay। इसके बाद जो है अब आपने देखना है कि देखिए अब आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बन चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे तो आपने क्या करना है, अब मैं यहां से ना यहां पर कन्वर्ट हो रहा हूं, ठीक है। मैं ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब यहां पर आ रहा हूं। तो आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई पॉसिबल, हम इसको लिख सकते हैं आइडेंटिफाई पॉसिबल मेथड्स या स्ट्रैटेजीज
अब यहाँ पर स्ट्रेटेजी का मतलब वो लॉन्ग टर्म नहीं, यहाँ का मतलब है कि आपने किस तरीके से वो चीज अचीव करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई पॉसिबल मेथड्स और स्ट्रेटजीज, चलिए इसको यूं लिख लेते हैं, मेथड्स या वेज टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आपने अब सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही आपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन कर दिए, अब ये मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा ओरली, और मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट्स लिखूंगा, आपने सिर्फ सुनना है और इसको वन टाइम समझना है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। तो याद रखना कि जैसे ही ऑब्जेक्टिव्स आप बना लोगे तो आपने पॉसिबल स्ट्रैटेजीज या पॉसिबल मेथड्स या वेज निकालने हैं जिनसे आप वो ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई सॉरी अचीव करोगे। तो जैसे ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई कर लेगी, तो याद रखिएगा उसने क्या करना है, मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं, उसने डिफरेंट वेज निकालने हैं जिनसे वो उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकती है, राइट। अब लेट्स से एक ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए कंपनी ने थ्री डिफरेंट वेज आइडेंटिफाई किए हैं, तो आपने चूज करनी है द बेस्ट मेथड या द बेस्ट वे फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव। पहले आपने डिफरेंट प्लान्स डिफरेंट मेथड्स लिस्ट डाउन कर देने हैं कि यार एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये पॉसिबल वेज हैं जो मैं कर सकता हूं, क्योंकि आपको पता है एक काम को करने के देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स, राइट। सो आपने सबसे पहले वो मेथड्स लिस्ट डाउन कर देना है, ओके दिस इज प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी टू अचीव ऑब्जेक्टिव वन। Now, out of the plan A, plan B, plan C, which one is the best objective? Sorry, which one is the best plan to go with? Which one is the realistic or reliable or and or you can say implementable plan? वो आपने choose करना होगा, राइट। सो जब आपने ऑब्जेक्टिव बना लिए, ऑब्जेक्टिव की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज प्लान्स को लिस्ट डाउन कर दिया, उसमें से बेस्ट चूज करो जो आपको ये लगता है कि आपकी कंपनी जिसको बहुत इजीली गो थ्रू कर सकती है, बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकती है ना, आपकी कंपनी के लिए उस प्लान को इंप्लीमेंट करना इज क्वाइट इजी। हो सकता है कुछ ऐसे आपने प्लान्स आइडेंटिफाई किए हो जो रियलिस्टिकली पॉसिबल ना हो, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, राइट। सो आपने फिर उनमें से बेस्ट मेथड को चूज करना है। आई होप सो यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपने जब उन चीजों को चूज कर लिया, आपने वो प्लान बना लिया, तो देखो अब उस प्लान का आपने क्या करना है, आपने बजट मेकिंग स्टेप आ जाएगा। आपने प्लान कर लिया कि ओके मैंने जो 10% सेल अचीव करनी थी उसको मैं ऐसे अचीव करूंगा कि इस क्वार्टर में मैं अपनी सेल्स को 2000 से इंक्रीज कर दूंगा। दिस इज योर प्लान टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग 10% सेल, राइट। सो अब आपने इस सेल को इंक्रीज करने के लिए बजट बनाना है, तो दिस इज वेयर द बजट कम्स इन, बजट मेकिंग स्टेप। आई होप सो आपको याद होगा, और मैं आई होप सो मैं शायद बता चुका हूं कि बजट जो है उसमें सबसे पहले सेल्स बजट बनता है, देन बाकी बजट्स बनते हैं, राइट। या आने वाले लेक्चर में भी आपको ये चीजें डिस्कस हो रही होंगी। अब जो बजट मेकिंग स्टेप आ जाता है, तो इसमें आपने क्या करना है, आपने पूरे का पूरा बजट जो है वो बनाना होगा कि अच्छा सेल्स कितनी होंगी, कॉस्ट कितनी लग रही है, प्रॉफिट कितना है, एवरीथिंग आपने वो बजट मेकिंग स्टेप हो जाएगा, ठीक है। देन नंबर 4 उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी। आपने साल के शुरू में बजट बना दिया, उसकी इंप्लीमेंटेशन हुई, फिर उसके एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब तो कोई बहुत इजी इजी चीज है, राइट। उसके एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे, जैसे ही उसके एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करोगे, कंपैरिजन में यू नीड टू कंपेयर योर बजटेड रिजल्ट्स और या बजट वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जैसे ही बजट और एक्चुअल रिजल्ट्स कंपेयर होते हैं तो उनसे क्या डिफरेंट उनके डिफरेंसेस आते हैं, और उनके डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, वेरिएंसेस। व्हाट आर वेरिएंसेस, ये हम आने वाले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, आपका पूरा चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। सो वेरिएंसेस बेसिकली आर द डिफरेंसेस बिटवीन योर बजटेड एंड योर एक्चुअल रिजल्ट। आपने सोचा था कि सिर्फ 2000 की कॉस्ट आएगी, जबकि इन रियलिटी 3000 की कॉस्ट आ गई। 1000 से देयर इज अ डिफरेंस, तो 1000 विल बी द वेरिएंस, राइट। सो वेरिएंस कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, दैट्स समथिंग टू डिस्कस अनदर टाइम। बट याद रखिएगा, बजट बना, इंप्लीमेंट हुआ, एक्चुअल रिजल्ट्स आए, कंपेयर किए गए बजट वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट्स, एंड आपके वेरिएंसेस आ गए। वेरिएंसेस जैसे ही आएंगे, मैं बड़ा ही आसान से आपको बता रहा हूं, बुक की रीडिंग मत कीजिएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर करना चाहे तो वन टाइम रीड कर ले, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, इतनी डिटेल्स कभी भी एग्जाम में नहीं आती।
जैसे ही आपके वेरिएंसेस आए तो ना अब हमने क्या करना है, हमने इन्वेस्टिगेट द वेरिएंसेस। देखो एक चीज जब अच्छी या बुरी आ जाती है तो यू नीड टू इन्वेस्टिगेट, राइट। कि आपने इन्वेस्टिगेट करना है कि अच्छा मेरी कॉस्ट तो मैंने 2000 अज्यूम की थी, 3000 क्यों लगी, व्हाई देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 1000। आपने इस चीज को एग्जामिन करना होगा और आपने इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना होगा। जब आपने इन्वेस्टिगेट कर दिया तो फिर री इम्प्लीमेंट द प्लान विद मॉडिफिकेशंस। आपने बोला अच्छा मेरी कॉस्ट इस वजह से ज्यादा आई थी क्योंकि मैंने सप्लायर का डिस्काउंट मिस कर दिया था। सप्लायर का डिस्काउंट सिर्फ 9 AM से 12 PM तक होता है, तो मैं तो इस टाइम ब्रैकेट में चीजें खरीदने ही नहीं गया था, जिसकी वजह से मैंने 10% डिस्काउंट लूज कर दिया और मेरी कॉस्ट ज्यादा आ गई। इसका मतलब है कि अब मैं जब भी सप्लायर से चीजें खरीदने जाऊंगा तो आई शुड ओनली गो इन द टाइम ब्रैकेट ऑफ 9 AM टू 12 PM। दिस इज द मॉडिफिकेशन इन योर प्लान, राइट। सो आपने जब वेरिएंसेस आइडेंटिफाई कर दिए, इन्वेस्टिगेट कर दिए, उनके रीजंस को री इम्प्लीमेंट करना है। एंड नंबर 9, आपकी देखो री इम्प्लीमेंट कर दिया, री इम्प्लीमेंट के बाद एक्चुअल रिजल्ट्स दोबारा आ जाएंगे एंड साइकिल गोज ऑन। ठीक है, तो दोबारा से देखो फिर एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे, फिर वेरिएंसेस कैलकुलेट होंगे एंड ये तमाम चीजें चलती रहेंगी। तो याद रखिएगा ये जो बजट का प्रोसेस है या ये जो बजटरी प्रोसेस है, ये आपके दो प्रोसेसेस में बड़ा इन्वॉल्व होता है, प्लानिंग स्टेज एंड कंट्रोल स्टेज। बजट मेकिंग तक आपका क्या है, आपका प्लानिंग स्टेज है। उसके बाद जब आप उसको इंप्लीमेंट कर देते हो, वेरिएंसेस कैलकुलेट कर दिए, ये वाले जितने स्टेप्स हैं ये सारे आपके कंट्रोल स्टेप हो जाएंगे। आई होप तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा वैसे इतना कुछ नहीं है, आपकी बुक में उसने बजट कमेटी, बजट ऑफिसर, बजट मैनुअल, इन तमाम चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो दीज दीज आर नॉट समथिंग जिसको इतना कोई ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। इफ यू गाइस वांट आप इसको वन टाइम रीड कर दो, वैसे इसको रीड करने की इतना जो है ना वो इम्पोर्टेंट ये चीज है नहीं। वैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज हो सकता है कि समवन जो मेरा लेक्चर सुन रहा हो तो ही और शी माइट वांट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। तो चलो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ, इसमें ज्यादा इतना तो वैसे कुछ है नहीं डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट कमेटी की। अब बजट कमेटी क्या होती है, तो देखो किसी भी काम को करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। सो कमेटी, कमेटी का मतलब होता है जब ज्यादा लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, राइट। कमेटी दैट इज responsible for making budget। बजट कोऑर्डिनेशन होती है, जब बजट बन जाता है तो उस बजट को डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना। ठीक है, बजट कोऑर्डिनेशन है, डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन है, इन तमाम चीजों के लिए आपका जो है वो बजट कमेटी आती है। बजट मैनुअल प्रिपरेशन जो है, जैसे देखो अब जब भी किसी भी कंट्री का बजट पेश होता है तो दे हैव बजट मैनुअल्स, दे हैव बुक्स जिसमें उन बजट के बारे में तमाम डिटेल्स होती हैं। तो उन बुक्स को कौन प्रिपेयर करता है, उन बुक्स को बजट कमेटी प्रिपेयर करती है। एंड दोज बुक्स आर बेसिकली नोन एज योर बजट मैनुअल्स। बजट कमेटी जो है उसका एक बजट कमेटी जो है वो उसका एक चेयरमैन होता है जो उसका हेड होता है, राइट। तो याद रखिएगा कि बजट कमेटी जो है उसका एक हेड होता है जो चेयरमैन होता है, और नॉर्मली आपका जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है ना, या जो चीफ ऑफ मैनेजमेंट होता है, CMO जिसको कहते हैं, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर, यही आपका बजट चेयरमैन भी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बजट मैनुअल की हम बात कर लेते हैं। ऑल दो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया तो आई गेस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। बजट मैनुअल क्या है, बजट मैनुअल एक बुक होती है, एक एक रिटन मैनुअल होता है जिसमें बजट क्या है, किस बारे में है, तमाम डिटेल्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। याद रखिएगा बजट मैनुअल बजट कमेटी बनाती है और इसमें तमाम डिटेल्स होती हैं आपकी बजट की। ठीक है, तो आई होप सो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। याद रखिएगा जब बजट कमेटी बजट बनाएगी तो सबसे पहले कौन सा बजट बनेगा, ये आने वाले लेक्चर्स में मैं इसमें डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले सेल्स बजट बनेगा, देन बाकी बजट जो है वो बनाए जाते हैं। अब याद रखिएगा कि एक बड़े मजे का रीजन है कि सेल्स
बजट क्यों बनाया जाता है? अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करूं तो उसमें याद रखिएगा कि सेल्स मेजरली आपका लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे काम कर रही होती हैं, राइट? क्योंकि देखो कंपनी के पास तो बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है, राइट, चीजें बनाने के लिए, लेकिन कंपनी एक्सेस में चीजें नहीं बना सकती। कंपनी एक टाइम पे एक लिमिटेड क्वांटिटी ही की चीजें बनाती है। क्यों? क्योंकि सेल्स नहीं होती उस चीज की इतनी, राइट? सो याद रखना कि सेल्स बीइंग अ लिमिटिंग फैक्टर इन मेजर केसेस, जो कंपनी है वो आपकी सेल्स बजट पहले बनाती है, राइट? सो आई बिलीव यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बिल्कुल छोटी छोटी बातें मजीद कर लेते हैं, देन वी विल बी वाइंडिंग अप द थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, और फिर प्रैक्टिकल सेक्शन हमारा रह जाएगा, राइट? So the very first thing is feedback का word आपने सुना होगा, everyone will be familiar with. These are very important terminologies in the budget. एक होता है feedback और एक होता है feed forward. So what is feedback? Feedback का मतलब होता है commenting on actual results, या हम इसको कह सकते हैं suggestions given आफ्टर वर्क इज डन। एक काम हो गया, उसके बाद यू आर कमेंटिंग, राइट? आपने एसएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया, नाउ यू आर कमेंटिंग, ओह मैंने तो यहां पर भी गलती की थी, मैंने तो यहां पर भी गलती की थी, अच्छा मेरा ये वाला ठीक था। दिस इज फीडबैक। आपका रिजल्ट आता है तो योर टीचर्स गिव यू फीडबैक कि सी माय डियर स्टूडेंट, आपने यहां पर गलतियां की हैं, दिस इज योर वीक एरिया, दिस इज योर गुड एरिया, दिस इज फीडबैक। फीड फॉरवर्ड इज इंप्लीमेंटिंग change before practical implementation of a budget, या हम इसको कह सकते हैं रिवाइजिंग बजट बिफोर इट्स implementation, बिफोर implementation। हाँ, आई गेस इतना बहुत है, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड क्या होगा? आपने बजट बना दिया, बजट इंप्लीमेंट करने ही वाले थे कि कुछ ऐसा हुआ और आपको पता चला कि यार अब तो बजट जो मैंने बना दिया दिस इज नो मोर रेलिवेंट, आप उस बजट को रिवाइज कर रहे हो, तो दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। आपने बजट बनाया, न्यूज आ गई चाइना में कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड हो रहा है, इसका मतलब है आपका कंट्री भी अफेक्ट हो सकता है। आपने जो 1 मिलियन की सेल्स टारगेट रखा था, हो सकता है वो अब रियलिस्टिक ना हो सकता है लॉकडाउन हो, आप उसको चेंज करके 200,000 पे ले आओ, 300,000 पे लेकर आ रहे हो। आपने इंप्लीमेंटेशन से पहले इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से अपना बजट रिवाइज कर दिया, दिस इज फीड फॉरवर्ड कंट्रोल। ओके, इससे ज्यादा आपकी बजट की थ्योरी नहीं आती। आई होप तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर आपकी बुक्स में अगर आप लोग देखें और आप स्टडी हब देखें तो उसमें एक बड़ा मजे का एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और उसको उसने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज सस्टेनेबिलिटी इन बजटिंग। इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट F2 के लेवल पे, MA के लेवल पे इतना कुछ आता नहीं है, ये जरा ज्यादा PM में डिस्कस किया जाता है, ऑडिट में डिस्कस होता है और SPL में डिस्कस होता है। अभी थोड़ा सा उन्होंने वैसे इंट्रोड्यूस किया है। सस्टेनेबिलिटी इन बजटिंग क्या होती है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टू यूज थिंग्स इन अ वे दैट दे डू नॉट थ्रेटन द फ्यूचर जनरेशन। किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना, ऐसे इस्तेमाल करना कि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए थ्रेट ना बने, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। हम पेट्रोल यूज करते हैं, हम कोल यूज करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि कोल माइट गेट एक्सटेंड अराउंड 240 और 250, सॉरी 2040 और 2050, राइट? सो उस चीज की एक्सटेंशन को प्रोलॉन्ग करने के लिए हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस पर आ जाए, हम सोलर एनर्जी यूज करें, हम विंड एनर्जी यूज करें, हम हाइड्रो एनर्जी यूज करें, दिस इज सस्टेनेबिलिटी। कि अपनी चीजों को, एक्सटेंट होने वाली चीजों को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उन्हें मैक्सिमम प्रोलॉन्ग करें, उनका रिसोर्स उतना ही उनको उतना ही यूज करें जितना हमें जरूरत है, और उनके अल्टरनेटिव ढूंढे, दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी इन बजटिंग का क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि इन रीसेंट 5 to 6 years से पहले ईवीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन अब अगर बात करें तो आज का इन्वेस्टर, आज का कस्टमर इस बात पर जरूर सोचता है और देखता है कि यार जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं, जिस कंपनी की मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूं, क्या वो ईवी है या नहीं है?
राइट, दैट इज वाई ईवी का कॉन्सेप्ट क्यों बढ़ा, बिकॉज इनका कोई कार्बन फुटप्रिंट्स नहीं है, इनका इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। हम क्यों प्लास्टिक को रिड्यूस कर रहे हैं, क्यों यूनाइटेड नेशन की सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, जिनको हम SDG कहते हैं, आप कभी इन पर सर्च कीजिएगा, देर आर 14 और 17, आई एम नॉट क्वाइट श्योर, 14 है आई गेस SDGs आपके हैं। क्यों उन SDGs में हमारे पास जो है वो यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो सस्टेनेबिलिटी पर फोकस किया हुआ है? क्यों? तो बिकॉज वो चाहते हैं कि आप चीजों को इस तरीके से यूज करो कि वो लॉन्ग रन में एक आने वाली जनरेशन्स को अफेक्ट ना करें। राइट, सो सस्टेनेबिलिटी इन बजटिंग का क्या मतलब है कि यार आप जो बजटिंग कर रहे हो, यू नीड टू टेल दैट हाउ दिस बजटिंग इज गोइंग टू गिव अ लॉन्गर एंड बेनिफिट टू द कंपनीज। आपने देखा होगा कि एसीसीए ने अपनी जो एजुकेशन है वो रीवैम्प की है, उसको रीवैम्प करने का मतलब ही यही था कि उसमें सस्टेनेबिलिटी को इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है। अब तो एसीसीए की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक अकाउंटेंट वो है जो सस्टेनेबल हो। राइट, एक अकाउंटेंट वो नहीं है जिसको नंबर्स आते हो, बट द अकाउंटेंट इज द वन दैट नो हाउ टू रिमेन सस्टेनेबल। राइट, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ साथ आजकल के टाइम में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इन्वॉल्व कर दी गई है। ये आप एसबीएल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि व्हाट इज सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। राइट, सो बजटिंग में हमने सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्व की है। आपने बहुत ज्यादा इस पे पढ़ना है तो डू गूगल रिसर्च, गो टू योर स्टडी हब एंड गो टू योर बुक, बट ट्रस्ट मी, आपकी बुक प्रैक्टिकली एमए में इसका इतना कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ एक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग थी जो अगर आपको आ गई है तो दैट इज मोर देन इनफ। नहीं आई तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू गाइस, और फिर भी नहीं आती तो यू हैव चैट जीपीटी, उसको अच्छे कामों के लिए भी यूज कर लिया करे कभी, and you have your Google, so definitely you can take help from these, right? So yes, this was all from my side in this very small lecture, और इससे ज्यादा थ्योरी आई गेस और नहीं है बजटिंग में। बाकी अब हमारे थोड़े बहुत प्रैक्टिकल लेक्चर्स रह गए हैं जो इन द कमिंग डेज में अपलोड कर दूंगा, राइट? सो अंटिल देन गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।